देश के केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री के साथ साथ एमएसएमई मंत्रालय का जिम्मा जिनके पास है, जी हां, नितिन गडकरी। वो ऐसे राजनेता हैं जो दिल से बात करते हैं। राजनीति की अपनी लक्ष्मण रेखा होती है, राजनीति में अपनी मर्यादाएं होती हैं, पार्टी का अपना एक विजन होता है और देश के लिए जो सरकारें तय करती हैं उसकी अपनी एक व्यवस्था होती है। लेकिन नितिन गडकरी न केवल बिजनेस कम्युनिटी को समझते हैं बल्कि देश की जो जरूरतें हैं उसको भी बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हैं। और बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर मैंने एक पत्रकार के तौर पर जब उनको कवर किया तो मुझे लगा कि हिंदुस्तान के कोने कोने में ऐसे बड़े नेता हैं जिनका विजन न केवल देश के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिहाज से बेहद अहम है। और हमारे साथ खास मेहमान के तौर पर जुड़ रहे हैं नागपुर से सीधे नितिन गडकरी जी। नितिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। मेरा जब पहली बार आपसे वास्ता हुआ था तब इस तरह के सवाल जवाब मेरे होते नहीं थे। पार्टी के आप मुखिया बने थे, आप नागपुर से सीधे 11 अशोका रोड आए थे। आपके बारे में कहा जाता है कि जो बात करते हैं वो दिल से करते हैं। राजनेता हमेशा हमने कुर्ते में, जैकेट में और एक अंदाज में देखा है, लेकिन आपको जब हम देखते हैं तो हमको लगता है कि आप सीईओ हैं किसी कंपनी के। तो ये अंदाज शुरू से है या आपको लगता है कि सीईओ रहना ज्यादा फायदेमंद है क्योंकि आप बिजनेस को भी समझ पाएंगे, बिजनेस कम्युनिटी को भी समझ पाएंगे और देश को भी समझ पाएंगे? देखिए, मैं कोई सीईओ हूं ऐसा तो कोई मेरा भी मत नहीं है, पर मैंने बिजनेस मैनेजमेंट का ये किया है, का डिग्री ली है, तो स्वाभाविक रूप से थोड़ा बहुत बिजनेस के बारे में समझता हूं। मेरी रुचि खेती में है और गांव, गरीब, मजदूर, किसान की समस्याओं से मैं जुड़ा रहा हूं। ट्रेड यूनियन में भी काम करने का मौका मुझे मिला और बहुत से करीब 1 लाख से ज्यादा मजदूर जिस यूनियन के अध्यक्ष थे, सदस्य थे, उसका भी अध्यक्ष रहा। तो एक बार मैं इंटक का अध्यक्ष करके भी चुना गया था बीजेपी में रहकर। पर वैसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है कि हमारे देश के लिए विशेष रूप से जो बीओटी, पीपीपी, रोड कंस्ट्रक्शन, पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, कुछ मौका मुझे काम करने का मिला है और इसलिए देश की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है इसके बारे में हर समय मैं चिंतन करते रहता हूं, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि हमारा देश सुखी, समृद्ध, संपन्न और शक्तिशाली बने और दुनिया की नंबर 1 की सुपर इकोनॉमिक पावर बने। और इसका संकल्प करके हमको चलना होगा। और ये चलते समय निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि समस्या आएगी, अड़चने आएंगी, तो हम लोग समस्याओं का अवसरों में रूपांतर करें। कन्वर्शन ऑफ प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज, नॉट अपॉर्चुनिटीज इनटू द प्रॉब्लम्स। और ये मुझे लगता है कि हम लोग चलते रहे, निश्चित रूप से हम यशस्वी होंगे और अभी जो संकट है थोड़ा सा उसमें से हम निकल जाएंगे, ये मेरा विश्वास है। बाकी तो मैं दिलीप जी यही मानता हूं कि पॉलिटिक्स इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। हम केवल कोई मंत्री, एमएलए या एमपी बनने के लिए नहीं आए। सत्ता हमको चाहिए क्योंकि समाज को बदलना है, देश को बनाना है और इसलिए पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म, ये कन्विक्शन के साथ मैं काम करता हूं। और मुझे खुशी होती है कि आप जैसे लोगों के साथ बात करते हुए छोटी छोटी बातें समझ आती है, ग्रास रूट पर की समझ आती है और वही बात मैं रखने की कोशिश करता हूं। नितिन जी, मैं आज इस भूमिका में हूं कि मैं आपका निंदक निरय राखिया की भूमिका भी निभाऊंगा, क्रिटिक के तौर पर भी आपसे सवाल करूंगा और दूसरा उन लोगों का दर्द मैं आपके साथ रखना चाहता हूं। मैंने कुछ लोगों से बात की है तो वो रखूंगा। सबसे बड़ी जो चुनौती इस वक्त आपके सामने है, पूरे देश के सामने, आपकी सरकार के सामने है कि वो एमएसएमई सेक्टर जो करोड़ों लोगों को रोजगार देता है वो डिस्ट्रेस में है। ये किसी सरकार का किया हुआ नहीं, कोरोना ऐसी महामारी है जिसने पूरे दुनिया में तबाही मचाई है। लेकिन आज के दौर में आपके पास क्या रोड मैप है कि वो लोगों का रोजगार बचा पाएं, वो लोग अपनी कंपनियों को बचा पाएं और जो डिस्ट्रेस है उसको भी कम कर पाएं? क्योंकि आपने एक तरफ कहा है कि किसी को हटाना नहीं है, सैलरी भी देना है और उनको अपने आप को बचा के भी रखना है। ये कैसे संभव है? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि एमएसएमई हमारे देश के इकोनॉमी का सबसे मजबूत आधार है। हमारे जीडीपी में 29% कंट्रीब्यूशन एमएसएमई की हमारी इंडस्ट्री करती है। हमारे देश का 48% एक्सपोर्ट एमएसएमई से होता है और अभी तक 11 करोड़ लोगों को जॉब एमएसएमई ने क्रिएट किया है। तो एमएसएमई हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आने वाले समय में हमारे को एक्सपोर्ट बढ़ाना है, इंपोर्ट कम करना है और रोजगार की क्षमता बढ़ानी है। तो ये उसी समय संभव होगा जब कैपिटल इन्वेस्टमेंट देश में आएगी
और उसके कारण ही रोजगार निर्माण होगा, और रोजगार निर्माण होगा तो निश्चित रूप से गरीबी दूर होगी, बेरोजगारी दूर होगी और देश भी सुखी समृद्ध संपन्न बनेगा। और इसलिए स्वाभाविक रूप से एमएसएमई हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और ये भी बात आपकी बिल्कुल सही है कि इस समय एमएसएमई बहुत संकट में है, और इसका कारण यही है कि पहले ही एमएसएमई काफी समस्याओं का सामना कर रही थी। विशेष रूप से एमएसएमई इंडस्ट्री जो गवर्नमेंट सेक्टर में है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट अंडरटेकिंग और मेजर इंडस्ट्री को जो छोटे छोटे लोग जो माल सप्लाई करते हैं, उनका समय पर पेमेंट नहीं मिलता, अटक के रहता है। उनके लिए वो तो ऑक्सीजन जैसा है, और ये अमाउंट बहुत बड़ी है। और इसलिए अभी मेरे 15-20 दिन से मैं जो इंटरेक्शन कर रहा हूँ अलग अलग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के साथ, तो पहले मैंने सभी बड़े उद्योगपतियों को ये रिक्वेस्ट की कि आप पहला काम अगर कुछ करिए तो जो छोटे लोग हैं उनके पैसे तुरंत दीजिए। दुर्भाग्यवश राज्य सरकार, भारत सरकार और उनके अंडरटेकिंग में भी बहुत बड़े पैसे फंसे हुए हैं। अगर ये पैसे उनको मिल जाएंगे तो मार्केट में लिक्विडिटी आएगी। हमने और एक निर्णय किया है कि ये संकट में 31 मार्च में ही मैंने पार्लियामेंट में हमने 6 लाख एमएसएमई को रिस्ट्रक्चर किया था बैंकों ने। फिर हमने वो मुदत 31 दिसंबर तक बढ़ाई और मेरा विश्वास है कि करीब 25 लाख एमएसएमई इसमें रिस्ट्रक्चर होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि हमारी सरकार ने विशेष रूप से जो एमएसएमई है उनके लिए 20% वर्किंग कैपिटल बढ़ाने की बात भी की है, और इसके साथ साथ जो हाउसिंग लोन है, बिल्डिंग लोन है, इंडस्ट्री का लोन है, जिसको हम टर्म लोन कहते हैं, इनको सबको 3 महीने के लिए डिफर पेमेंट भी कराया है। जो जीएसटी और इनकम टैक्स के रिटर्न्स है जो इनके छोटे लोगों के हैं वो तुरंत मिलने चाहिए, तो 5 लाख रुपए के रिटर्न तुरंत देने के बारे में भी निर्णय हुआ है। इसके अलावा बहुत से निर्णय हुए हैं, पर ये सब करते प्रधानमंत्री जी ने 1,80,000 का पैकेज जाहिर किया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना में जिनके अकाउंट है 35 करोड़ लोगों के, उनके अकाउंट में भी पैसे हमने जमा किए हैं। हमने हमारे अनाज के भंडार खोल दिए हैं ताकि कोई भी अनाज के कारण भूखा न मरे। देखिए, फिर भी और कमियां हैं, और जैसे मैंने 20 दिन बात की लोगों से, तो बहुत से बातें सामने आई, और मेरे डिपार्टमेंट के लेवल पर हमारे टीम ने उसका एनालाइज किया, और उसके बाद में हमने वित्त मंत्री जी को हमारे रिकमेंडेशन भेजे, प्रधानमंत्री को भेजे हैं। वो घोषणा करने वाले हैं, ऐसा मुझे पता चला है। अब ये निर्णय करना उन्हीं के नेतृत्व, उनके हाथ पर ही होगा, पर मुझे लगता है कि निश्चित रूप से हमारी सरकार और आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस एमएसएमई के लिए, छोटे उद्योगों के लिए, मजदूरों के लिए, इनके सबके तरफ ध्यान करते हुए निश्चित रूप से अच्छा निर्णय करेंगे, ऐसी उम्मीद है। और जल्दी ही ये मुझे लगता है कि ये निर्णय हो जाएगा। नितिन जी, एक जो बड़ा अहम सवाल आता है कि अगर मैं एक फैक्ट्री को चलाता हूं तो मेरे लिए मुझे अपने जो लेबर है, जो ऑफिशियल्स हैं, जो सिस्टम है, उसको भी दुरुस्त रखना है, उसको बचा के रखना है। कई जगह ऐसी कंडीशन आ गई है कि सरकारों ने ढील तो दे दी है, लेकिन बहुत से ऐसे मुश्किलें आती हैं कि कहीं कोई कंटेनमेंट एरिया है, कहीं कोई रेड जोन है, तो वो भी एक प्रॉब्लम आएगी। उनकी चुनौती यह है कि उनके पास जो लोन चल रहा है, उस लोन को भी उनको पे करना है, रीपे करना है। उनके आगे का जो माल सप्लाई थी वो पूरी ठप पड़ी हुई है। ये पूरी दुनिया का एक सिनेरियो है, लेकिन दुनिया के कई मुल्कों ने, खासतौर पर मैं अमेरिका या यूरोप की बात करूं, हम उनसे तुलना नहीं करेंगे, लेकिन एक सिस्टम बनाया कि अगर आपके यहाँ एम्प्लॉइज हैं, आपके यहाँ लोग काम करते हैं, उनके पीएफ के अकाउंट हैं, ईपीएफ के अकाउंट हैं, या बाकी सिस्टम होता है, तो उनको सीधे सैलरी के तौर पर सपोर्ट सरकारों से मिल गया कि आप इस मामले में निश्चिंत रहिएगा, इनको निकालिए मत। दूसरी तरफ उनको कहा कि आपके लोन पर आपको ईएमआई जो देनी है या आपके लोन पर जो इंटरेस्ट देना है उसको थोड़ा हम होल्ड कर देते हैं, आपको एक थोड़ा सा ब्रेक मिल जाएगा, आपको थोड़ा राहत मिलेगी। इसके अलावा उन्होंने जो डिस्ट्रेस में जाने वाली कंपनियां हैं उनको बचाने के लिए बैंकों को निर्देश दिए हैं कि इनको थोड़ा सा आप लोन फाइनेंस करें। जो आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी का अधिकार है वो ऐलान करेंगे, फाइनेंस मिनिस्टर को आपने रिकमेंडेशन भेजी है। मैं जानना चाहता हूं कि कारोबारियों ने आपसे ये कहा, गुहार लगाई कि साहब हम तो मुश्किल में हैं, हमने 1 महीने की सैलरी दे दी, दूसरे महीने की सैलरी देने की स्थिति में है नहीं, लेबर सारी जा चुकी है, लोग अपने अपने घरों को भाग रहे हैं, ये फैक्ट्रियां रीओपन कैसे होंगी, हम कैसे खड़े होंगे, हमारे तो दोनों पैर बंद गए। देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि जापान ने इस कोरोना संकट का सामना करने के लिए अपने जीडीपी की 12% अमाउंट कम से कम उसके लिए प्रोविजन की है, जहां तक अमेरिका ने $2 ट्रिलियन की प्रोविजन की है। पर एक बात दिलीप जी याद रखिए कि जापान की इकोनॉमी और अमेरिकन इकोनॉमी, इसमें बहुत हमारी इकोनॉमी, इसमें बहुत अंतर है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही कि आज सभी लोग अड़चन में हैं,
हमारे एमएसएमई अड़चन में है, हमारे मजदूर माइग्रेंट है वो निकल गए, उनको खाने की स्थिति में अड़चन है, बेरोजगारी से वो भी बहुत ही सामना कर रहे समस्याओं का। हमारी बैंक स्ट्रेस में है, वो भी बड़ी चैलेंज से चल रही है। हमारी कुछ राज्य सरकारें जिनको अगले महीने में तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है, और भारत सरकार का भी रेवेन्यू ड्रॉप हुआ है। तो अड़चने सबके लिए है। हमें यही करना है कि सबको साथ लेकर आगे चलना है, कोई फिसल न जाए, सबको संभाल कर, जैसे अटल जी ने कहा था कि कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। हम सब स्टेक होल्डर कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, किसी को गिरने नहीं देंगे, किसी को फिसलने नहीं देंगे, और सब एक दूसरे को संभाल कर आगे निकल जाएंगे इस संकट से। यही हमारा प्रयास है। और इसलिए जो भी प्रॉब्लम्स आपने सामने रखे हैं, उन सब प्रॉब्लम को हम एड्रेस भी कर रहे हैं, हम लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूँ दिलीप जी, इसमें सबसे बड़ी बात कौन सी है कि पॉजिटिविटी और आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। निगेटिविटी से फ्रस्ट्रेशन, निराशा आएगी। और इसलिए संकट तो जीवन में आते ही है, कभी खुशी होती है, कभी गम होता है, कभी सूरज होता है, कभी अंधेरा होता है, कभी अच्छे दिन होते हैं, कभी बुरे दिन होते हैं, कभी प्रॉफिट मिलता है, कभी लॉस होता है। ये सब साइकिल है। बिजनेस से लेकर, राजनीति से लेकर, समाज नीति से लेकर और व्यक्तिगत जीवन भी एक साइकिल होती है। और इसमें कभी अच्छे भी दिन होते हैं, कभी बुरे भी दिन होते हैं। पर पहली बात यह है कि हम हिम्मत के साथ, हम पूरी ताकत के साथ, आत्मविश्वास के साथ इस संकट का सामना करेंगे। और इस संकट को, ये जो आपत्ति है, इसको इष्टापत्ति में हम रूपांतरित करेंगे। ये क्षमता भारतीय उद्योगों के नेतृत्व में है। और इसलिए मुझे लगता है कि इससे हम जरूर बाहर निकलेंगे। और ये कभी कभी फ्रस्ट्रेशन और निराशा जो होती है, ये भी कभी कभी मूड खराब कर देती है। अब ये जो मजदूर जा रहे हैं अपने गांव की तरफ, ये खुशी से नहीं जा रहे हैं। ये यहाँ काम करने के लिए खुशी से नहीं आए। उनके गांव में, उनके जिले में, उनके राज्य में उनको रोजगार नहीं था, इसलिए मजबूरी के कारण आए। और इसलिए वो भी डर गए हैं, पैदल निकलना शुरू कर दिया उन्होंने, और जो उनके जीवन के लिए अच्छा नहीं है। पर अभी हमने ये तय किया है कि भाई उनके अगर रोजगार सुरक्षित हो जाए, तो कोरोना के लिए 3 गाइडिंग प्रिंसिपल दिए हैं कि हम सब लोग मास्क लगाए, मैंडेटरी। दूसरी बात, सोशल डिस्टेंस, 2 व्यक्तियों के बीच में 1 मीटर से ज्यादा डिस्टेंस हो, उसको मेंटेन करें। और तीसरी बात, घर में, ऑफिस में, इंडस्ट्री में आते जाते हम लोग सैनिटाइजर से हाथ साफ करें। ये 3 बातें तो हमको करनी है। और 2 बातें और महत्वपूर्ण है कि जो उद्योग जिन चलाते हैं उनको एक चिंता करनी है कि शहर से अगर मजदूर फैक्ट्री में आते हैं तो एक बस में 25 से ज्यादा लोग ना रहे, ताकि वहां भी सोशल डिस्टेंस मेंटेन किया जाएगा। और उनके जीवन की, रहने की और खाने पीने की भी कुछ ना कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है ये जो है, ये भी जिम्मेदारी लेकर धीरे धीरे सब बातें रेगुलराइज हो जाएगी। और मुझे लगता है कि हम कोरोना के संकट पर भी मात करेंगे, और ये जो आर्थिक संकट है इसके ऊपर भी मात करेंगे, और हम विजयी होंगे। और जो प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हम लोग 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे और 100 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, हम निश्चित रूप से यशस्वी होंगे, ऐसा मुझे लगता है। नितिन जी, अक्सर आपके बारे में कहा जाता है कि आप टास्क मास्टर हैं, बहुत टफ हैं टास्क के मामले में, कि आप डेडलाइन फिक्स करते हैं और कहते हैं काम पूरा करो, और जो घटिया काम करता है कई बार आपके हवाले से सीधा नहीं आता। आप कहते हैं कि जो गड़बड़ काम करेगा, जो भ्रष्टाचार करेगा, वो बुलडोजर के नीचे आ सकता है। अब मैं इस पर नहीं कहूंगा कि आपको, मैं चाहता हूं कि कोरोना के संकट में लाल फीताशाही, अफसरशाही, नौकरशाही, एक 3 दिन का काम होता है, उसको सालों लग जाते हैं। तो उद्योगपति पैसा डालना चाहता है, लोगों को रोजगार देना चाहता है, उसको इतना घुमाते हैं। तो क्या कोरोना के संकट में, कोरोना लोगों की जान लेने के बजाय अफसरशाही, लाल फीताशाही, ये जो पुलिस का अत्याचार, कई बार हमने पुलिस की नई तस्वीर देखी है, हीरो के तौर पे हम पुलिस को देख रहे हैं अभी, लेकिन ये लगातार हीरो बनी रहे कि वो उद्योगपतियों को, एमएसएमई के लोगों को या और भी रियल एस्टेट के लोगों को तंग ना करे। फिर दूसरा जो एक स्टेट के मामले है, ये आपके मामले नहीं है, क्योंकि मैं आपसे कह रहा हूं कि आप एक राजनेता हैं, आपका विजन जो है वो केवल भारत तक सीमित नहीं है। भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात जब प्रधानमंत्री करते हैं तो उसमें आपका महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि आपके पास सड़क परिवहन मंत्रालय है, लाखों करोड़ की आप सड़कें बना रहे हैं, एमएसएमई सेक्टर आपके पास है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कोरोना क्या इस रेड टेपिज्म को खा जाएगा? उसको खाना नहीं चाहिए क्या? इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती यह है कि आपकी मंशा अच्छी है, आपके प्रधानमंत्री की मंशा बहुत अच्छी है, आपकी राज्य सरकार है, जहां जहां देखो वहां भगवा झंडा लहरा रहा है। आप तो कहते हैं कि अटक से कटक तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर जगह आप ही हैं। लेकिन ये रेड टेपिज्म कब खत्म कर पाएंगे गडकरी जी? देखो, पहली बात तो है कि कोरोना का संकट जो है, जो वायरस है,
ये नेचुरल वायरस नहीं है, आर्टिफिशियल वायरस है। ये लेबोरेटरी में पैदा हुआ है और इसलिए स्वाभाविक रूप से इसके बारे में किसी को एक्सपेक्टेशन नहीं था। और ये जिस प्रकार से आया, अमेरिका में कितनी बर्बादी हुई, जर्मनी में कितनी हुई, फ्रांस में कितनी हुई, इटली में कितनी हुई, यूके में कितनी हुई, उस तुलना में भारत बहुत बचा हुआ है। और इसलिए कोरोना के संकट के लिए पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को, राज्य सरकार को, भारत सरकार को लड़ना है। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं कि हमारे गोवा और अरुणाचल, ये दोनों राज्यों में कोरोना के जो ये है पेशेंट है अभी लगभग 0 है। और केरल में पहले बढ़ रहे थे, पर केरल ने इसमें अपने प्रयासों से जीत हासिल की और अब केरल का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा हुआ। जो केरल कर सकता है, जो अरुणाचल कर सकता है, जो गोवा कर सकता है, वो देश के बाकी भी राज्य कर सकते हैं और उसी बात पर वो सब लोग काम कर रहे हैं। इस तो पहली बात तो कि ये लाल फिरशाई जो है कोरोना का सामना करने के लिए, ये कहीं बीच में नहीं आनी चाहिए। इस समय राज्य सरकार, भारत सरकार में कोई राजनीति नहीं है। हम सब लोग मिलकर चल रहे हैं और हम सबको मिलकर कोरोना की लड़ाई लड़नी है। पर एक बात जरूर है कि ये अनएक्सपेक्टेड लड़ाई है। इसका कोई पूर्वानुमान नहीं था, इसका कोई अंदाज नहीं था। ये पहली बार आया, जैसे मैंने कहा कि ये आर्टिफिशियल वायरस है। इसके 2 ही उपाय है। एक कि इसके ऊपर कोई वैक्सीन तुरंत ढूंढा जाए। अब वर्ल्ड में पूरे देश इसके लिए काम में लगे। कोई इसराइल में काम कर रहा है, कोई चीन में काम कर रहा है, अमेरिका में काम कर रहे हैं, यूके में काम कर रहे हैं, इंडिया में काम कर रहे हैं। और जो जानकारी मिल रही है, जल्दी ही इसके ऊपर कोई ना कोई वैक्सीन आ जाएगा। अगर वैक्सीन हमने ले लिया तो कोरोना होगा ही नहीं, तो हम इस संकट से बच जाएंगे। तो एकदम आपको सिक्योरिटी आएगी जीवन की। और दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है कि इसका जो डिटेक्शन है, उसके लिए भी मेथोडोलॉजी जो है उसमें भी समय लगता है। अब भी वो भी उतनी परफेक्ट आई नहीं, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड संकट है। ये संकट किसी को मालूम नहीं था और इसलिए इसमें सरकारी स्तर पर अधिकारी हो, पुलिस हो, रात दिन बेचारे काम कर रहे हैं। हमारे महाराष्ट्र में कितने पुलिस वालों को कोरोना का ये संक्रमण हो गया। बेचारों ने अपने जान जोखिम में डालकर काम किया है और इसलिए इस समय कोरोना के लिए सब हमारा प्रशासन पूरी ताकत के साथ काम कर रहा है। पर यह संकट बहुत गंभीर है। पर जहां तक ये आर्थिक रेड टेपिज्म जो आपको इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में लगता है, वो भी हमने लगभग निकाल दिया है। अभी हमने सब बातों के लिए ई गवर्नेंस की व्यवस्था की है। हमने तो 60 मिनट में लोन मंजूर करने की बात की और अभी मैंने एक साइट पे देखा कि चाइना में केवल 3 मिनट में लोन सैंक्शन होते हैं। तो वो केवल उसके टैक्स का रिकॉर्ड, इनकम टैक्स का रिकॉर्ड, उसका प्रोजेक्ट, फोटोग्राफ, जो जानकारी है वो देते हैं और तुरंत लोन मंजूर होता है। और इसलिए निश्चित रूप से अभी आपके ही टीवी पर मैं देख रहा हूं कि अपना मध्य प्रदेश की सरकार, गुजरात की सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने श्रम कानून में बदल करके फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, इसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं। और एक बात सही है कि इस समय हमको इन्वेस्टमेंट करते समय हमको इंडस्ट्री का डिसेंट्रलाइजेशन करना पड़ेगा। देखो, जो आता है वो नोएडा में जाता है, जो आता है वो गुड़गांव में जा रहा है, जो आता मुंबई में जाता, बेंगलोर में जाता, चेन्नई में जाता, पूना में जाता। तो इससे वहां के भी प्रॉब्लम खड़े हुए हैं। अब हम लोग एक एग्रो एमएसएमई करके नए कंसेप्ट ला रहे हैं कि गांव में इंडस्ट्री खड़ी होगी, उसके लिए ज्यादा कंसेशन मिलेंगे। और इसके साथ जैसे एग्रो एमएसएमई है, अभी देखो ये फिशिंग का इकोनॉमी है, ब्लू इकोनॉमी, ये 5 लाख करोड़ की बन सकती है। अभी हमारे जो बोट है, फिशरमैन है, वो केवल 5 नॉटिकल माइल तक जाते हैं। अभी हम 100 नॉटिकल माइल जाने वाले स्पेशल हमने ये तैयार किए हैं ट्रॉलर, कि जो हम लोग फिशरमैन को देने वाले एमएसएमई के अंदर, ताकि वो 100 नॉटिकल माइल जाएंगे तो फिशिंग का उत्पादन 5 गुना बढ़ेगा। तो धीरे धीरे हमें एग्रीकल्चर, रूरल, ट्राइबल, यहां भी ध्यान देकर वहां इंडस्ट्री जारी पड़ेगी और वहां रोजगार खड़ा करना पड़ेगा। और अगर वो खड़ा हुआ वहां रोजगार, तो वो लोग काहे के लिए मुंबई में आएंगे, काहे के लिए चेन्नई, बेंगलोर जाएंगे, काहे के लिए दिल्ली आएंगे। तो ये थोड़ा सा उद्योगों का विकेंद्रीकरण कैसे करना, इसका भी हमने थोड़ा सा अध्ययन किया है। हम ये कोशिश करेंगे कि ये कैसे पहुंचे। दूसरा, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, खादी ग्रामोद्योग, आपने पता होगा कि हमारा टर्नओवर विलेज इंडस्ट्री का इस साल 87,000 करोड़ है और अब उनको 2 साल में 5 लाख करोड़ करना चाहते हैं। हमारे गांवों में जैसे इथेनॉल की इंडस्ट्री है, मैं चाहता हूं कि 500 डिस्टिलरी खोले। अभी हम लोग शुगर केन से, मोलाइसिस से इथेनॉल बनाते थे, शुगर केन जूस से इथेनॉल बनाते थे, फिर बीएवी मोलाइसिस से बनाते थे। अब इतना ही नहीं तो अभी हम लोग कॉर्न, मक्के से इथेनॉल बनाने की परवानगी दे रहे हैं। फूड ग्रेन से, चावल से, गेहूं से, हमारे पास 3 साल लगेगा, इतना गेहूं और चावल पर्याप्त है। वो सड़ रहा है
हमारे पास रखने के लिए जगह नहीं है। आज हमारे पास 2 साल तक है शुगर। आज उत्तर प्रदेश के चीनी मिलों की हालत खराब है, तो सरप्लस शुगर है, और इसलिए ऐसे स्थिति में क्यों नहीं हम उसको इथेनॉल में कन्वर्ट करें, क्योंकि हम 7 लाख करोड़ का पेट्रोल डीजल इंपोर्ट कर रहे हैं। मैं 10-12 साल से इसका पीछा कर रहा हूं। अब बड़े प्रमाण पर यह शुरू हुआ है। अब जो सड़े हुए चावल से, वुड ग्रेन से भी अब इथेनॉल बनेगा। और आपको मैं बताता हूं, महाराष्ट्र में जब ये सैनिटाइजर था, इसके लिए 1200 रुपए लीटर रेट हो गया था। मैं भी, हमारे यहाँ 2-3 शुगर फैक्ट्री हम लोग चलाते किसानों के साथ, तो मैंने सब शुगर मिल को कहा कि आप सैनिटाइजर बनाइए, अल्कोहल बनाते हैं, और हमने 400, पहले 1 लाख बोतल तो फुकट बांट दी, और अभी 400 रुपए लीटर भाव कर दिया। और इतना सरप्लस सैनिटाइजर हुआ है कि मैंने पीयूष गोयल जी को रिक्वेस्ट की कि अब इसको एक्सपोर्ट करने की परमिशन दो, क्योंकि प्रोडक्शन बहुत बढ़ गया। तो मुझे क्या लगता है कि आखिर हमको जो इंपोर्ट हो रहा है वो माल देश में तैयार करना होगा। ग्रामीण और कृषि क्षेत्र में, वनवासी क्षेत्र में हमको उद्योग ले जाने होंगे, वहां रोजगार खड़ा करना पड़ेगा। और इसीलिए मैं आपको कहूंगा, जब आप मुझे पूछोगे तो जरूर मुझे हमारे नए 22 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे के बारे में पूछे। बिल्कुल, उस रोड के बाजू में हम स्मार्ट, अभी बिल्कुल पूछ रहा हूं। पहले नितिन जी, आपके जो नए प्रोजेक्ट हैं, वो आप जैसे सुपर हाईवे बनाना चाहते हैं, आप जो हाईवे बनाना चाहते हैं, जरा मैं एक क्रेडाई जो हमारी रियल एस्टेट कारोबारियों की जो संस्था है, उसका क्या चिंता है इस वक्त रियल एस्टेट को? लेकिन सीधे आपका डिपार्टमेंट भले ना आए, लेकिन आपकी सरकार है, आप सरकार में प्रमुख मंत्री हैं, इसके करीब देश भर में 20,000 मेंबर्स हैं, और उनका क्या एक आपसे एक निवेदन है, जरा आप सुन लीजिए पहले, फिर मैं आपसे सवाल करता हूं। नमस्कार नितिन जी। नितिन जी, इस दौर से निकलने के लिए सारे व्यापार को, बिजनेसेस को, इंडस्ट्री को लिक्विडिटी की जरूरत है। अगर सरकार आरबीआई के साथ मिलके ऐसी इंस्ट्रक्शंस बैंकर्स को दे और ऐसा कंफर्ट दे कि वो सब बिजनेसेस को जितनी भी उनकी सैंक्शन लिमिट्स हैं उसमें 10 से लेकर 20% तक और एडवांसेस दे दिए जाएं, तो कोविड से बाहर निकलने के बाद सब व्यापारियों के लिए, इंडस्ट्री के लिए आसान हो जाएगा अपने काम को दोबारा ट्रैक पे लाने के लिए। क्या कहेंगे नितिन जी? नहीं, इनका कहना सही है। इस समय रियल एस्टेट के लिए ही नहीं, के लिए आरबीआई से हमको क्या जो वर्किंग कैपिटल लिमिट है वो 20% तक बढ़ानी पड़ेगी। इस प्रकार जी लिक्विडिटी का प्रॉब्लम है। पर रियल एस्टेट का प्रॉब्लम यह है कि इन्होंने बड़े बड़े फ्लैट्स बना के रखे हैं, और इस देश में 10 लाख रुपए का घर लेने की ताकत रखने वाले लोग 1% है, और वो खत्म हो गए। अब ये फ्लैट लेने के लिए बहुत कम लोग हैं, और इसलिए इनकी समस्या पहले से ही खड़ी हुई है। अब इन्होंने लो कॉस्ट हाउसिंग, अफोर्डेबल हाउसिंग, स्मार्ट विलेज, जिसमें 5 लाख 7 लाख रुपए का घर बने 10 लाख के अंदर, और गांव में भी लो कॉस्ट मटेरियल, अच्छा क्वालिटी का यूज करके, हम कोई क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज न करते हुए 400 स्क्वायर फुट के छोटे छोटे घर बनाए, स्मार्ट विलेज बनाए, तो पोटेंशियल है, और इसमें निश्चित बिजनेस भी है। थोड़ा सा इनको भी बिजनेस पैटर्न बनाना पड़ेगा। पर जो आदत पड़ी थी कि मुंबई में, पूना में, दिल्ली में बड़े बड़े फ्लैट बना रहे थे, मार्जिन अच्छी मिल रही थी, फ्लैट करोड़ों में जा रहे थे, वो परिस्थिति अब खत्म हो गई। तो समय के साथ बदलना भी होगा, और ये रियल एस्टेट बहुत कठिनाई से जा रही है। और मैं मानता हूं कि इसके बारे में निश्चित रूप से रिजर्व बैंक में या बैंकों में या फाइनेंस मिनिस्ट्री में जब जब हमारी चर्चा होती है, तो मैंने कहा 10 साल के लिए हाउसिंग लोन मिलता है, तो मैंने सुझाव दिया था कि ये 20 साल के लिए कर दो, ताकि इसका ईएमआई कम होगा तो लेने वालों की संख्या बढ़ जाएगी। फिर कहा कि जो फ्लैट बन चुके हैं, तैयार है, सरकार के लिए, हम सरकारी नौकरों के लिए हम मानते हैं ये हम खरीद लें, ताकि सस्ते में मिल जाएंगे और तुरंत मिल जाएंगे, ताकि इनकी भी लिक्विडिटी आएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो उन्होंने कही है कि मार्केट में लिक्विडिटी आनी चाहिए, और लिक्विडिटी आने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के काम को हमको गति देनी होगी। अब जैसे रोड कंस्ट्रक्शन में हमने पिछले 5 साल मेरे मंत्री पद के कार्यकाल में हमने करीब 17 लाख करोड़ के वर्क अवार्ड किए, पोर्ट, शिपिंग, वाटर रिसोर्सेस और रोड में। और अभी हमने तय किया है कि हमारा इसमें रोड में 2 साल में 15 लाख करोड़ के रोड के हम काम अवार्ड करेंगे, ताकि मार्केट में लिक्विडिटी आए। और ये बात है कि मार्केट में लिक्विडिटी नहीं आएगी तो लोगों की परचेसिंग पावर नहीं बढ़ेगी। परचेसिंग पावर नहीं बढ़ेगी तो ये जो बिजनेस का चक्र है ये गतिशील नहीं होगा। और ये बिल्कुल हमारी कोशिश यही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में कैपिटल इन्वेस्टमेंट आकर लिक्विडिटी मार्केट की कैसे बढ़े और हमारी इकोनॉमी का चक्र और गति से कैसे चलेगा, ये कोशिश हम लोग कर रहे हैं। नितिन जी, आपके पास सबसे अहम जो मंत्रालय है वो है सड़क
परिवहन मंत्रालय, आपके पास दिल्ली मुंबई हाईवे का ड्रीम प्रोजेक्ट है, आपके पास 22 ग्रीन जो हाईवेज हैं, ग्रीन कॉरिडोर जो आप बना रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब आप काम करते हैं, जो आपका अंदाज है और जो बिजनेसमैन जो चाहता है कि भाई साहब ये लाल फीताशाही खत्म कर दीजिए, क्योंकि बहुत से प्रदेशों में आपकी सरकारें हैं, वहां पर भी वो संकट से जूझते हैं। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि ये बीजेपी की सरकारें इसलिए लाल फीताशाही, मैं कह रहा हूं कि जो बिजनेसमैन के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, एक तो लाल फीताशाही से परेशान रहता है, दूसरा वहां पर जो उसे खाने वाले, लूटने खसोटने वाले, चाहे वो कोई हो, वो चाहे वो अपराधियों की एक पूरी गैंग हो या अंडरवर्ल्ड, अब तो वो खत्म हुआ है, लेकिन कुछ लोग स्थानीय स्तर पर उसको परेशान करते हैं। तीसरा वो परेशान रहता है, अपने आपस की लड़ाई झगड़े से परेशान रहता है कि इतनी मुकदमेबाजी हो जाएगी कि वो प्रोजेक्ट ही आगे नहीं बढ़ेगा। इसके बाद जो सबसे बड़ी चुनौती उसके सामने है कि जो 3 दिन का काम है वो सालों अटकता है और उस पर तमाम तरह के कानून लागू होते हैं। जो लोग काम नहीं करते, जो आपने भी कहा कि एमपी की सरकार ने, यूपी की सरकार ने, गुजरात की सरकार ने बड़े बदलाव किए हैं, जो लोग मानते हैं कि क्रांतिकारी बदलाव होंगे, लेकिन अगर लाल फीताशाही ने फिर शिकंजा कस दिया तो बदलाव कागज में रह जाएंगे। देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि लाल फीताशाही तो मोदी जी आने के बाद काफी बड़े प्रमाण पर गई है। अभी जैसे मैं आपको बताता हूं कि मैं 17 लाख करोड़ के काम अवार्ड कर चुका हूं पिछले 5 साल में। हमारा बजट शिपिंग में 800 करोड़ का था और हमने सागरमाला करके प्रोजेक्ट लिया था, वो 6.5 लाख करोड़ का था। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि आज वो जो प्रोजेक्ट है वो कम से कम हमने 6.5 लाख करोड़ के काम किए और केवल 800 करोड़ का बजट था। पोर्ट के जो प्रॉफिट्स है वो 7,000 करोड़ हुए और निश्चित रूप से इतना बहुत बड़ा बदल हो गया। तो मुझे क्या लगता है, लाल फीताशाही को बदलने में मोदी जी की सरकार ने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है। रेड टैपिज्म को हम निकाल देंगे, ई गवर्नेंस को लाएंगे और जो इंस्पेक्टर राज है उसको पूरी तरह खत्म कर देंगे और निश्चित रूप से भ्रष्टाचार जो सबसे बड़ा हमारी जड़ है, जो हमारी समस्या है, इसको उखाड़ कर फेंकेंगे। पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ, टाइम बाउंड, रिजल्ट ओरिएंटेड, करप्शन फ्री, ऐसी सरकार, यही हमारी सबसे बड़ी विशेषता है और यही हम इसके लिए निश्चित रूप से आपकी बात से मैं सहमत हूं कि ये लाल फीताशाही को हम उखाड़ कर फेंकेंगे। हम मंत्री हैं, हम पॉलिसी डिसीजन लेंगे, हम ले सकते हैं और अगर हम इसमें आग्रह करेंगे तो निश्चित रूप से काम हो सकता है और काम हम कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से देश की तस्वीर बदलने के लिए, देश की इकोनॉमी को मजबूत बनाने के लिए रेड टैपिज्म को हटाना चाहिए। आपकी बात बिल्कुल सही है और हम सब उसके लिए कटिबद्ध हैं। जी नितिन जी, एक बात और आती है कि उद्योगपति की चिंता यह होती है कि हमने उद्योग लगा दिया, हमने पूरी व्यवस्थाएं कर दी, सब कुछ नियम कानून के तहत कर दिया, खुदा ना खास्ता कोई हादसा होता है तो सीधे तमाम ऐसे नियम थे कि सीधे मुकदमा जो है उस व्यक्ति पर होगा जिसने इन्वेस्टमेंट किया है, जिसने इतने लोगों को रोजगार दिया। तो उसकी चिंता यह है कि हमने पूरा ढांचा खड़ा किया, हमने नीचे का सिस्टम, मजदूरों से लेकर अफसरों तक का पूरा एक सिस्टम खड़ा किया, जगह जगह की अलग अलग परिस्थितियों के हिसाब से, लेकिन हमको विलेन बना दिया जाता है और ऐसा लगता है कि जैसे सारी समस्या की जड़ हम ही है। जब देश में मुख्यमंत्रियों के नेतृत्व में राज्य सरकारें चलती है, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश चलता है, या अलग अलग जिम्मेदारियां होती हैं, तो उसमें जो जिम्मेदार होते हैं उनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि अगर आपने समय पर फायर एनओसी देने के बाद समय पर चेक नहीं किया कि गड़बड़ी तो नहीं हुई, समय पर आपने और व्यवस्थाएं चेक नहीं की, तो जो अफसर है वो बच जाते हैं, लेकिन जिसने उद्योग लगाया, जिसने इन्वेस्टमेंट किया, वो कल्प्रिट बन जाता है और फिर वो भागते फिरता है कि साहब गलती हो गई, अब इस धंधे में आने की जरूरत नहीं थी, वैसे ही अच्छे थे बिना धंधे के। देखिए, एक तो पहली बात तो यह है कि हमारे देश में जो उद्योग लगाता है वो केवल वेल्थ क्रिएटर नहीं है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर है। और जब तक हमारे देश में कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, नए नए एंटरप्रेन्योरशिप जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत बार कहता हूं कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड एक्सपीरियंसेस, वी नेम इट एज ए नॉलेज एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ हमारा भविष्य है, कन्वर्शन ऑफ वेस्ट इनटू वेल्थ हमारा भविष्य है। और ऐसे समय जिनमें एंटरप्रेन्योरशिप है, ऐसे लोग जो ये काम करते हैं उनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हाँ, उन्होंने कुछ गलती की, कानून का भंग किया तो कार्रवाई हो सकती है, पर केवल उनको जिम्मेदार पकड़ के विलन नहीं बनाना चाहिए। आपकी बात बिल्कुल सही है, ये केवल वेल्थ क्रिएटर नहीं है, तो ये एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर है, रोजगार देने वाले हैं। वैसे मैं आपको बताता हूं कि हमारे यहाँ नागपुर में एक मियान करके बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें काफी फैक्ट्रीज आई है, तो वो नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, तो 50,000 लोगों को रोजगार देने का मैंने संकल्प किया था, तो 5 साल में पिछले करीब 30,000 लड़कों को वहां काम मिला है। और अभी मैं कोशिश करते रहता हूं, तो मैंने कहा था एक बात कि कोई 500 करोड़ अगर हमारे यहाँ मियान में इन्वेस्ट करेगा तो मैं उसके पैर छूने के लिए तैयार हूं।
ये इसलिए कहा था कि मेरे यहाँ के कम से कम 5,000 लोगों को उसमें रोजगार मिलेगा, कोई नया उद्योग आएगा। तो मैं हर बार कोशिश करता हूं कि मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के सब लड़कों को रोजगार कैसे मिले, अपने जीवन को वो कानूनी मार्ग से कैसे जी सकते हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत आवश्यक है, और इसलिए ये वेल्थ क्रिएटर नहीं है, ये एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर है, रोजगार के भी क्रिएटर है। और इसमें हमारी मानसिकता, माइंड सेटअप बदलना चाहिए। मैं देखो आपको और दिलीप जी एक बात बताता हूं, जो कैपिटलिज्म था, पूंजीवाद जो अमेरिका में था, वो आर्थिक विचार समाप्त हो गया। फिर जो साम्यवाद था, जो रशिया और चीन में था, वो भी खत्म हो गया। अब तो केवल मैं एक बार हंगेरी में गया था, तो सब कम्युनिस्ट नेताओं के पुतले, जो प्रतिमाएं थी, उखाड़ उखाड़ कर फेंक कर एक गार्डन में कोने में रखी थी। तो कम्युनिज्म खत्म हो गया। आज चीन भी लिबरल इकोनॉमी पे चल रहा है, और जो समाजवाद था जिसकी चर्चा हो रही थी, वो भी खत्म हो रहा। तो खत्म हो गया। अब समाजवादी कोई दिखता नहीं कहीं, और इसलिए पूरी दुनिया, विश्व एक नए आर्थिक विचार की तरफ जा रही है। और वो आर्थिक विचार है गरीब को केंद्र बिंदु मानकर, जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, जो समाज के आखिरी पायदान पर खड़े हैं, उन लोगों का विचार करके हमको निर्णय करने होंगे। जैसे मैं आपको ई रिक्शा की बात करता हूं, तो ई रिक्शा की बात जब कर रहा था तो सुप्रीम कोर्ट तक लड़ना पड़ा कि 1 करोड़ लोग साइकिल रिक्शा चलाते थे, कितना बड़ा शोषण था। और मैंने पूरी तरह उस प्रश्न के साथ मेरा दिल से जुड़ा हो गया था, और मैं आखिरी तक लड़ता रहा। और मैंने कहा नहीं, ये अमानवीय प्रथा है और इसको बंद करना चाहिए। और मुझे खुशी है कि हमने ई रिक्शा का कानून लाया, और आज 1 करोड़ में से करीब 50 लाख लोग साइकिल रिक्शा लोग छोड़कर ई रिक्शा चलाने लगे हैं। और आज मैकेनाइज्ड ड्रिवन ई रिक्शा से एक मानवीय शोषण समाप्त हुआ। आगे 50 लाख जो बाकी है वो भी जल्दी आ जाएंगे। यही तो सामाजिक परिवर्तन है, और ये होना चाहिए। ये करने के लिए तो राजनीतिक पार्टी है, और ये बदल करने के लिए हम जो विचारधारा पर चल रही है कि समाज का सबसे आखिरी व्यक्ति है, उसको रोजगार कैसे मिले, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण कैसे हो, गरीबों को घर कैसे मिले, उसके बेटे को रोजगार कैसे मिले, उसको 2 समय की रोटी कैसे मिले। प्रधानमंत्री जनधन योजना में 35 करोड़ लोगों ने अकाउंट खोले, और एक झटके में हमारी सरकार ने उनके अकाउंट में पैसे जमा कर दिए गरीब लोगों के। गैस का सिलेंडर, चूल्हा, कोयला, लकड़ी पे आज 9 करोड़ लोगों के घर में गैस सिलेंडर और सेगड़ी पहुंची है। तो यही तो परिवर्तन है। प्रधानमंत्री आवास योजना में घर बनाने की योजना हुई। तो मुझे लगता है ये कार्य और गति से करना होगा, अभी तक और ज्यादा करने की आवश्यकता है, और ये करने के लिए ही सरकार है। ये समझकर हम सब ने काम करने का हमारा सबका मिशन है, और निश्चित रूप से इसमें हम कामयाब होंगे, ऐसा मुझे लगता है। नितिन जी, एक बहुत बड़ी बात है जो शायद इस वक्त हमारे दर्शक जुड़े हैं वो आपको सुन रहे होंगे, कि एक मंत्री जो एक पोस्टर लगाने वाले पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर पहुंचा, और शायद कहा जाता था कि नागपुर से कोई व्यक्ति ऐसा नहीं आया होगा जो नितिन गडकरी के जैसे आए, जिनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। संघ का वरदहस्त आपके पास था, लेकिन आपका काम जो है वो बोलता है, और नारा किसी का हो मैं नहीं कह सकता। लेकिन मैं आपको, जब से मैंने एक पत्रकार के तौर पर कवर किया है, तो आप दिल से बात करते हैं। आपने कहा कि मैं पैर पकड़ने के लिए तैयार हूं जो इतनी पूंजी लगाएगा और मेरे लोगों को रोजगार देगा। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं उन लोगों की तरफ से जो वेल्थ क्रिएटर है, जो एम्प्लॉयमेंट जॉब क्रिएटर्स हैं, उनको तो पैरों पर लिटाने के लिए पूरे सिस्टम के लोग लग जाते हैं कि किस तरह से उसको अपने पैरों पर झुका दो, किस तरह से उससे पैसे ले लो, किस तरह से उसको बर्बाद कर दो। क्योंकि आप मानते हैं आप देश की सबसे बड़ी जो पूरी व्यवस्था है उसके एक आप डिसीजन मेकर हैं, आप पॉलिसी मेकर हैं, आप संसद के अंदर खुलकर बात करते हैं। और मैंने जितना आपको करीब से कवर किया, देखा है कि विरोधियों में भी आपके अच्छे मित्र हैं। वो बात पार्टी के विरोध की होगी, आपके व्यक्तिगत दुश्मनी शायद मुझे लगता है नहीं बहुत ज्यादा लोग होंगे। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं ये नीचे वालों को समझ में क्यों नहीं आती, आपकी राज्य सरकारों को क्यों नहीं समझ में आती जो आप बात कर रहे हैं? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे समाज में जात, पंथ, धर्म, भाषा और पार्टी से ऊपर उठकर हमको सोचना होगा। समाज में गरीबी है, भूखमरी है, अज्ञान है और शिक्षा का अभाव है, और इसलिए स्वाभाविक रूप से लोग जात, पंथ, धर्म, भाषा के आधार पर भी विचार करते हैं। और अभी तक जो सोच हमारे पूरे समाज की बदलनी चाहिए, जिसके लिए महात्मा गांधी जी से लेकर दीनदयाल उपाध्याय जी से लेकर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया तक हजारों लाखों नेताओं ने कितने मेहनत और परिश्रम किए, फिर भी जिस प्रकार का देश, जिस प्रकार का समाज हमको बनाना था, अभी उसमें और काफी अंतर हमको जाने की आवश्यकता है। और इसलिए इस समाज के हर व्यक्ति को बदलना होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू 2 बातें कहते थे कि इंडिया इज नॉट ए नेशन, इट इज ए पॉपुलेशन।
और दूसरी बात कहते थे कि जितने व्यक्ति है उतने प्रश्न है, जितनी समस्या है। और मुझे लगता है कि हमारा कार्य सब लोगों को हम बदलेंगे, उनको एक सही सोच आएगी, सही दिशा आएगी, सही विजन आएगी, तो निश्चित रूप से देश में ये जो परिवर्तन की प्रक्रिया है ये निश्चित रूप से गतिशील बनेगी और निश्चित रूप से हम समृद्ध, संपन्न और शक्तिशाली देश में रूपांतरित होंगे। पर ये एक प्रक्रिया है। देखो, एक बार मजाक में हमारे यहाँ दत्तोपंत ठेंगड़ी जी बहुत बड़े चिंतक थे, तो वो कहते थे कि एवरी पॉलिटिशियन थिंक्स अबाउट हिज नेक्स्ट इलेक्शन एंड एवरी सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्मर ही थिंक्स फ्रॉम सेंचुरी टू सेंचुरी। जो समाज और देश बदलने की बात करते हैं वो 100 साल का सोचते हैं और जो राजनीति में होते हैं वो 5 साल का सोचते हैं कि अगला चुनाव कैसे होगा। तो मुझे लगता है कि हमको देश के लिए, समाज के लिए सोचकर राजनीति करनी होगी और निश्चित रूप से इसमें बदल आएगा। हमारी 5 साल में जो सरकार आई है उसमें काफी परिवर्तन आया, फिर भी और बहुत ज्यादा काम करने की आवश्यकता है और वो काम हम करेंगे और एक ऐसी आदर्श स्थिति में देश को लेकर जाएंगे। यही हमारे पार्टी का विचार है और यही हमारा मकसद है और यही हमारा उद्देश्य है। केवल हम 2-4 लोग कोई मंत्री बनने के लिए, एमपी बनने के लिए थोड़ी राजनीति में आए। हमको समाज और देश को बदलना है, इसीलिए आए हैं और इसके लिए हम आखिरी तक अपने जीवन के काम करते रहेंगे। और जब तक ये हासिल नहीं होता तब तक पीढ़ियों से पीढ़ियों तक हमको चलना होगा और लोगों को साथ लेकर चलना होगा, यही समझकर हमको काम करना होगा। गडकरी जी, आपको लोग पुलकरी के नाम पर भी जानते हैं। इतने पुल बना दिए थे आपने महाराष्ट्र में और इतने सारे, नागपुर को एकदम शक्ल बदल दिया आपने, मेट्रो और पता नहीं क्या क्या। मैं जरा एसोचैम से जुड़े हुए कुछ और नुमाइंदे हैं उनकी बात सुना देता हूं कि जो एसोचैम से जुड़े हुए लोग हैं, इन्वेस्टमेंट और कैपिटल मार्केट के चेयरमैन हैं एसके जिंदल साहब, वो आपसे कुछ बात रखना चाहते हैं, रियायत मांग कर रहे हैं। जरा उनको सुन लेते हैं, फिर आपका एक रिएक्शन लेता हूं। माननीय गडकरी जी, नमस्कार। मेरा नाम एसके जिंदल है और मैं एसोचैम को रिप्रेजेंट करता हूं। चाइना एक्सपोर्ट में इसलिए सफल है क्योंकि वहां की सरकार एक्सपोर्ट को फेवर करती है, सपोर्ट करती है और सब्सिडाइज करती है। 31 मार्च 20 तक जो इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम हमारे एमएसएमई सेक्टर को अवेलेबल थी, अनिश्चित काल के लिए बंद हो गई है। 40 दिन हो गए लेकिन कोई खबर नहीं। इससे खराब एक्सपोर्ट के हालात और खराब हो गए। मेरा सुझाव है कि आप इसको और खराब होने से बचाएं और इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम को 5 साल के लिए और बढ़ा दें। गडकरी जी, हाँ, ये जो बात इन्होंने कही है बिल्कुल सही है। देखिए, चाइना ने जिस प्रकार से प्रगति और विकास किया है वो हमारे सामने एक मिसाल के रूप में है। पर आज स्थिति ऐसी है कि चाइना के बारे में जापान के प्रधानमंत्री ने कहा कि जो जापानियों ने चाइना में अपनी इंडस्ट्री डाली और इन्वेस्टमेंट की है, अगर वो चाइना के बाहर आना चाहते हैं तो उनके लिए जापान की सरकार ने बहुत बड़ा पैकेज दिया है। अब इस समय अमेरिका से लेकर जर्मनी, जापान से लेकर हर व्यक्ति, हर देश अब चाइना के साथ कोई व्यवहार नहीं करना चाहता। अब चाइना के प्रति हेट्रेट है और इसीलिए ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, आपत्ति में इष्टापत्ति है। और मुझे बिल्कुल लगता है कि इस समय चाइना ने जो जो प्रयोग किए थे उनका सबका हम अध्ययन कर रहे हैं। जैसे अलीबाबा का एक था कि उन्होंने पोर्टल बनाया मार्केटिंग का, तो उसी आधार पर हम भी देश में एक एमएसएमई को पोर्टल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसलिए आने वाले समय में इस संकट का रूपांतर, इस आर्थिक लड़ाई का रूपांतर आपत्ति का हम इष्टापत्ति में करके हिंदुस्तान को सुपर इकोनॉमिक पावर बनाएंगे। और हमने इस परिस्थिति का एडवांटेज लेना चाहिए, एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहिए, इंपोर्ट को कम करना चाहिए। और स्वाभाविक रूप से हमारी जो एमएसएमई है उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना चाहिए और फॉरेन इन्वेस्टमेंट अपने यहाँ लाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। हम भी इसके लिए काम पे लगे, राज्य सरकार भी लगी है। मैंने ज्वाइंट सेक्रेटरी इसके लिए जिम्मेदारी दी है। सभी देश के एम्बेसडर से भी हम बातचीत कर रहे हैं और ये बिल्कुल सही है। जो बात अभी जिंदल साहब ने कही है कि जो स्कीम के बारे में, तो मुझे भी लग रहा था कि ये स्कीम शुरू है, पर मुझे इसकी अभी जानकारी नहीं है। पर ये इनकी बात पर मैं तुरंत ध्यान दूंगा और इसको एक्सटेंशन देने के, अगर दे सकता हूं तो पूरे देने का काम करूंगा। और मैं उनको ये कहूंगा कि जैसे भी ये लॉकडाउन बंद होता है और मैं दिल्ली में आता हूं तो मुझे मिलने के लिए आइए, जरूर मैं इसका समाधान ढूंढकर आपको मदद करूंगा, ऐसा विश्वास देता हूं। गडकरी जी, आपको पुलकरी इसलिए नहीं कहा जाता क्योंकि आप ब्रिज का काम करेंगे इंडस्ट्रीज के बीच में, सरकार के बीच में, कंसर्न मिनिस्ट्रीज के बीच में। और मैं आपको एक पत्रकार के तौर पर ये
मानता हूं कि आप खुले दिल से बात करते हैं और बातों पर अमल भी करते हैं, क्योंकि आप पॉलिटिशियन तो हैं, लेकिन आप जिस तरह की पॉलिटिक्स करते हैं वो बहुत बिरले लोग करते हैं। और मैं आपसे एक चीज और जानना चाहता हूं कि आज के हालात में अगर हम चाइना को काउंटर करना चाहते हैं, प्लान जो आपने कहा कि ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होगा, ये विपत्ति के समय में हमारे लिए एक नई अपॉर्चुनिटी आ रही है सामने, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यूपी की सरकार ने, एमपी की सरकार ने और कई सरकारों ने अपने अपने लेवल पर एफर्ट्स किए हैं, चाहे वो गुजरात की सरकार भी हो, क्या नेशनल लेवल पर ये बताते हुए ना बताते हुए डिप्लोमेसी को आप बेहतर समझते हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को आप बेहतर समझते हैं, इंटरनेशनल जो पूरा एक एटमॉस्फेयर इस वक्त चाइना के खिलाफ है उसको आप बेहतर समझते हैं, क्योंकि आप वर्ल्ड वाइड, आप बहुत वाइडली ट्रेवल्ड पॉलिटिशियन भी हैं। तो अगर मैं बात करूं कि एक काउंटर स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी आपको, कि दुनिया इस वक्त हमारी तरफ देख रही है, चाहे वो मेडिसिन का मामला हो, चाहे वो और भी सप्लाई का मामला हो, मेडिकल से जुड़ा हुआ हो, दुनिया इसलिए भी देख रही है कि हम इतने मुश्किलों में रहने के बावजूद मजबूत रहते हैं। हम अमेरिका की तरह नहीं है, हम इटली की तरह नहीं है, हम बाकी यूरोपियन कंट्रीज की तरह नहीं कि हम घुटने टेक दें, क्योंकि हम लड़ने में माहिर माने जाते हैं और कम चीजों में गुजारा कर लेते हैं, और वसुधैव कुटुंबकम हमारी पॉलिसी है। मैं आपसे जानना चाहता हूं एक मंत्री के तौर पर कि फ्यूचर में क्या ऐसा कोई रोड मैप होगा कि सारी सड़कें चाइना की बजाय हिंदुस्तान की तरफ आ जाए? देखो, मैं निश्चित रूप से कहता हूं, हम बिल्कुल जी जान से इसके पीछे लगे हैं। हमारी जगह अवेलेबल कर रहे हैं, हम पूरी परमिशन उनको तुरंत दे रहे हैं। श्रम कानून एक अड़चन थी जिसके कारण लोग आ नहीं रहे थे, उसको लोगों ने बदल दिया है। और वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन हमारे पास है। इसके साथ पोर्ट कनेक्टिविटी, रेलवे कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी पूरी अवेलेबल करके देंगे। और इसलिए आने वाले समय में हमारे देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, बड़े बड़े इंडस्ट्री आए, हमारे लोगों को रोजगार मिले और हमारे देश का ग्रोथ बढ़े, हमारे देश का एक्सपोर्ट बढ़े और हमारे देश का विकास हो। इसके लिए पूरी ताकत के साथ हम काम को लगे हैं। इतना ही मैं आपको बताना चाहता हूं। हमारी ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी है कि जितने ज्यादा से ज्यादा उद्योग चाइना से निकलेंगे वो हिंदुस्तान में कैसे आएंगे, और ये हमारे यहाँ आकर हमारा जैसा चाइना आज एक सुपर इकोनॉमिक पावर बनने के लगभग बन चुका है, वैसे स्थिति में चाइना को रिप्लेस करके हम एक सुपर इकोनॉमिक पावर बनने का कैसे बनेंगे, इसका उपयोग इस आपत्ति का इष्टापत्ति में रूपांतरित करके हमको करना होगा और हम जरूर पूरी ताकत के साथ लगे। इतना ही मैं कहना चाहता हूं, ज्यादा बात करना उचित नहीं होगा, पर ये इसके पीछे हम सब लोग लगे हैं, ये आप विश्वास रखिए। जी, हम बिल्कुल समझते हैं, क्योंकि आपको काम करना है जो साइलेंट एंड सिंगिंग, बहुत हल्ला शोरगुल नहीं करना है उसमें, क्योंकि आप इसके चैंपियन हैं, आप इसके मास्टर हैं, क्योंकि आप इसको बेहतर समझते हैं। और डिप्लोमेसी में कुछ चीजें आपको सीक्रेट भी रखनी पड़ेंगी, क्योंकि आपका राइवल भी बहुत काउंटर एग्रेसिव होगा, अटैक करेगा। एसोचैम के पूर्व चेयरमैन अनिल अग्रवाल भी आपसे कुछ कहना चाहते हैं, उनको सुन लेते हैं, फिर आपका जवाब लेता हूं। Start working from home, it is necessary that we relax the master plan regulations which permit presently only the chartered accountants and the advocates to work from home. So therefore it is necessary that a notification is issued by the Government of India which permits the MSME units to work from home, and they make small offices in their drawing room or a street floor or a basement. नितिन जी, एक नई डिमांड है, नया आइडिया है कि जब घर में बंद ही है, लॉकडाउन ही है, तो फिर कुछ नया क्यों ना कर लें? ये मुझे लगता है इनका बहुत अच्छा सुझाव है और मैं निश्चित रूप से एमएसएमई में ई गवर्नेंस के साथ कोई भी एमएसएमई अपने घर से काम करे वो, और हम अपने ऑफिस से करें और ईमेल पर जो भी वो भेजे और तुरंत उसका काम हो जाएगा। इस प्रकार का ई गवर्नेंस और घर बैठे बैठे सब काम आईटी का उपयोग करके हो, जो उन्होंने सुझाव दिया, बहुत ही अच्छा है। और मैं मानता हूं, मैं निश्चित अभी दिल्ली जाने वाला हूं और निश्चित रूप से इस सुझाव पर भी काम करेंगे, ऐसा मैं उनको विश्वास दिलाता हूं। एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं नितिन जी कि हमने बहुत कुछ सीखा भी है। इस दौरान संकट था, हमने घर में रह के ये सीखा कि हमको खाने के लिए 2 वक्त और सुबह का नाश्ता मिल जाए और 2 वक्त का खाना मिल जाए, या ना मिले तो एक ही वक्त मिल जाए लेकिन गुजारा हो जाए। छोटा घर चाहिए क्योंकि झाड़ू पोछा बर्तन खुद ही करने पड़ रहे हैं, क्योंकि आपके जो हेल्पर्स हैं, जो बेड्स हैं, ये सब अपने अपने घरों में उनको लॉकडाउन की स्थिति में रहना पड़ रहा है। इसके अलावा हमने ये भी सीखा है कि रोजगार चलते रहना चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, बड़ी जमीन, बड़े फार्म हाउस, ये नहीं चाहिए। एक व्यक्ति की बात कर रहा हूं मैं, एक छोटे परिवार की बात कर रहा हूं। तो हमने कम में जीना तो और सीख लिया, और कम में जीना सीख लिया। अब आप सरकार से मैं ये जानना चाहता हूं कि सरकार क्या इस संकट से लोगों को बचाने के लिए उनकी छोटी छोटी जरूरतों को
पूरा करने के लिए कोई एक मैकेनिज्म बनाएगी कि भाई आपका अगर रोजगार चला गया है, आपको कोई संकट है, आपके पास कोई ऐसी मुश्किल आ गई, तो हम आपको महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने मदद करेंगे, क्योंकि सब मिलकर मदद करेंगे। जैसा आपने कहा कि सबको मिलकर साथ आना होगा, तभी ये चुनौती से लड़ेंगे। क्योंकि बहुत से लोग सड़कों पर, आपने देखे तस्वीरें, लोगों को कहा गया कि आप घर से मत निकलिए, सरकारें छोड़ रही हैं, आपके घर तक छोड़ के आएंगे, लेकिन वो नहीं मान रहे हैं। इसी तरह से जिनके जॉब्स चले गए हैं या जिनकी फैक्ट्रियां शट डाउन हो गई क्योंकि उनके भी सामने मुश्किलें खड़ी हो गई, तो ऐसे लोगों के लिए क्या संदेश है आपका? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि सरकार लगातार सोशल वेलफेयर की अनेक स्कीम चलाता है। अटल पेंशन योजना तो मजदूरों के लिए है। प्रधानमंत्री जन धन योजना में अकाउंट खोले गए, जिसके कारण उनको डेबिट कार्ड दिया गया गरीब लोगों के लिए, जो बिल्कुल ही गरीब है। सबसे इंपॉर्टेंट, गैस के सिलेंडर सिगड़ी भी दी गई। फिर प्रधानमंत्री आयुष्य योजना में उनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस की तैयारी हो गई। मैं मानता हूं कि आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और मैं आज आपके मार्फत एमएसएमई के छोटे छोटे लोगों को, जो छोटा चाय की टपरी वाला भी लगता है, उसको अनुरोध करूंगा कि तुम एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। कितने लोगों को रोजगार देते हैं उनका नाम दीजिए, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। पर सरकार की जो जितनी स्कीम है, वो स्कीम आप पे आएगी, बैंकों का आपको लोन मिलेगा और इसका फायदा होगा। क्या होगा, बहुत से लोग सरकार में रजिस्टर ही नहीं होते, तो उनके कर्मचारियों को भी फायदा नहीं होता और उनको भी नहीं होता। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में अगर निश्चित रूप से अगर ये हो जाएगा, तो ये लोग कवर भी होंगे और इनको फायदा भी मिलेगा। सरकार की ऑलरेडी 5-6 स्कीम्स है, सब स्कीम को इकट्ठा करके, ये टी स्टॉल वाला है, होटल में कोई छोटा सा रेस्टोरेंट है, यहाँ के काम करने वाले लोगों तक, हमारे मजदूरों तक वो स्कीम के फायदे कैसे मिले, इसको हम कवर करना चाहते हैं। और इसलिए मैं एमएसएमई वाले सभी छोटे छोटे लोगों को आह्वान करूंगा कि आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। रजिस्ट्रेशन कराने में आपको बैंकों की फैसिलिटी मिलेगी, अटल पेंशन योजना की फैसिलिटी मिलेगी, आपको जनधन योजना में मजदूरों के अकाउंट होंगे, उनको डेबिट कार्ड मिलेगा, आगे जाकर उनको भी लोन मिलेगा। तो मुझे लगता है कि हम लोग धीरे धीरे सभी प्रकार के गरीब लोगों को अलग अलग प्रकार के स्कीम में कवर कर रहे हैं। आपको पता होगा कि हार्ट या कैंसर की बीमारी कितनी कठिन है, पर प्रधानमंत्री आयुष्य योजना में गरीब लोगों के डायलिसिस ऑपरेशंस होने लगे। तो यही तो है कि हम लोग अगर रजिस्टर हो जाएंगे, डाटा सरकार के पास आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, तो गवर्नमेंट उनको उस प्रकार की स्कीम बनाएगी और सबको उसको फायदा होगा। उन्होंने इसमें अपने को रजिस्टर करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई इंस्पेक्टर नहीं आएंगे, कोई इनकम टैक्स नहीं आएगा। आपको ये करने से आपका फायदा ही होगा और आपके साथ जो काम करने वाले लोग हैं उनका भी फायदा होगा। तो ये रजिस्ट्रेशन करिए, सरकार पूरी तरह जो बात आप कहते हैं वो करना चाहती है, यही मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं। नितिन जी, नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल एक और संस्था है जो बिल्डर्स से जुड़ी हुई है, उनकी एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट हैं, वाइस चेयरमैन हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं, प्रवीण जैन साहब, उनको सुनते हैं, फिर आपका एक जवाब लेता हूं। माननीय गडकरी जी, मेरा नाम प्रवीण जैन है, मैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करता हूं। मेरा आपसे कहना यह है कि जो हम परमिशन स्टेट गवर्नमेंट से लेते हैं, 2 दिन के काम के लिए 3 महीने 6 महीने 1 साल लगा देते हैं, तो ये हम कैसे इसको ठीक कर पाएंगे? जैसे अभी कोविड के बाद कंस्ट्रक्शन अलाउ करने की जब बात आई, तो लोगों को अभी तक परमिशन ही नहीं मिल रही है। सरकार जहां पर लेबर जो जहां पर है वहीं पर काम करे, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बोला है ये। और दूसरा मेरा आपसे आग्रह ये था कि जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है 250 से ज्यादा इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करती है, इसके लिए सरकार, क्योंकि पिछले कुछ सालों से बुरे दौर से गुजर रही है इंडस्ट्री, इसको उबारने के लिए हम लोग क्या कदम उठा रहे हैं? में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे यहाँ प्लान सैंक्शन करती है म्यूनिसिपल कारपोरेशन, पर बहुत सी बातें राज्य सरकार के साथ और म्यूनिसिपल कारपोरेशन का जुड़ी हुई रहती है। और ये बिल्कुल सही है आपका कहना कि इसमें बहुत तकलीफ होती है, और इसलिए घर में बैठकर ई गवर्नेंस के साथ, और अभी तो कुछ कुछ देशों में ऐसा है कि आर्किटेक्ट को पावर मिली है, अगर वो गलत करते तो उनकी डिग्री सरकार निकाल लेती है, तो वो ही सब सैंक्शन वगैरह कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ये डीपी प्लान 20-20, 25-25 साल तैयार नहीं होते, उसमें समय जाता है। अभी महाराष्ट्र में एक डीपी आने वाला है, वो इसके कारण हमारे यहाँ सब काम रुके हुए हैं, लोग देख रहे कब आएगा। तो ये डेवलपमेंट प्लान बराबर नहीं होता और इनकी दिक्कतें बहुत ज्यादा, और ये इंडस्ट्री पहले से ही बहुत अड़चन में चली गई है। एक समय इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, सबसे ज्यादा रोजगार देने वाली इंडस्ट्री थी, कुछ कारण तो
अलग अलग है, पर कुछ कारण है इंडस्ट्री के लोगों में भी केवल शहरों में बड़े बड़े फ्लैट बना लिए, तो इसलिए स्मार्ट सिटी, स्मार्ट विलेजेस, इसका भी डिसेंट्रलाइजेशन करना। और गांव गरीब मजदूर किसान है, वो अब क्या है कि जो मैंने पहले आपको बताया था कि एक 10 करोड़, 5 करोड़, 8 करोड़ के फ्लैट अब कहां से लोग लेंगे, पैसा ही नहीं है। और जो ईएमआई होता है वो उसमें लोग ले नहीं सकते, तो इसीलिए मैंने कहा कि 10 साल का लोन, जो हाउसिंग लोन है वो 20 साल का करो, ताकि वो 20 साल में ईएमआई कम आ जाएगा तो लोग खरीद सकेंगे। जो बने हुए फ्लैट है वो सरकार ले सकती है तो ले ले, ताकि कम से कम लिक्विडिटी आ जाएगी, उसमें से बाहर निकल जाएंगे। तो ऐसे बहुत सी बातों की चर्चा हाउसिंग मिनिस्ट्री के साथ मैं जरूर करूंगा, मैं उनसे बात करूंगा, ये उनके अधिकार में विषय है। पर निश्चित रूप से ये जो कह रहे हैं इनकी तकलीफें बहुत सही है, निश्चित रूप से मेरे तरफ से जो भी हो सकेगा, क्योंकि जो 250 उद्योग इनके साथ काम करते हैं वो सब एमएसएमई के हैं, और उनको भी जिंदा रखना। कोई टाइल्स बनाता, कोई दरवाजा बनाता, कोई और कुछ बनाता, छोटे छोटे किचन बनाता है, तो ये भी हमारी छोटी छोटी ऐसी 250 इंडस्ट्री है, तो उनको भी निश्चित रूप से जगाने के लिए निश्चित इसके साथ कुछ करना होगा, तो मैं जरूर करूंगा, ये आपको विश्वास के साथ। नितिन जी, आपके जो विपक्षी दल हैं वो इस समय क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, लेकिन सुझाव दे रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं और वो मंत्री भी रहे हैं, अब सरकार अब आपकी आ गई है, तो अब वो विपक्ष में बैठे हुए हैं, राहुल गांधी जी के सहयोगी हैं, क्योंकि राहुल गांधी तो आपके क्रिटिक हैं, तो उनको भी जरा सुन लेते हैं कि विरोधी क्या पूछ रहे हैं आपसे। दुनिया भर के देश उद्योगों की एक तरह से राहत पैकेज के रूप में मदद कर रहे हैं। हमारी सरकार को भी आवश्यकता है आज कि वो छोटे और मझोले उद्योगों को जो रोजगार जनरेट करते हैं उनको आर्थिक पैकेज दें। अगर आप उद्योग को ये कहेंगे कि आप पालन पोषण करो मजदूर का, उसको तनख्वाह दो बिठाए हुए, तो वो कहाँ से वहन करेगा? पहले ही अर्थव्यवस्था इतनी डैमेज है, तो मैं देश की सरकार को इस ओर विचार करना चाहिए। नितिन जी, वही बात विरोधी भी आपसे यही गुजारिश कर रहे हैं। नहीं, पहली बात तो बिल्कुल सही है कि इस समय हमको उनके लिए स्वाभाविक रूप से ये आवश्यकता है कि ज्यादा से ज्यादा अच्छा से अच्छा पैकेज देने की आवश्यकता है। और मैं आपको बता रहा हूं कि इसके बारे में हमने हमारी पूरी बातें हमारे वित्त मंत्री तक पहुंचाई है, प्रधानमंत्री तक पहुंचाई है, और मैंने आपको पहले इसमें कहा था कि इसकी घोषणा करना मैं बोल नहीं सकता, इसकी चर्चा करना भी उचित नहीं होगा, पर जल्द से जल्द इस प्रकार की कोई घोषणा होगी, इस पैकेज की घोषणा होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। नितिन जी, आखिरी सवाल इस कार्यक्रम को खत्म करने से पहले कि मैं आपके सुझाव, आपके वित्त मंत्री जी के पास जो सुझाव और भी लोगों ने गुजारिश की होगी, देश के प्रधानमंत्री के पास जितनी तरह की समस्याएं पहुंच रही हैं, तो देश को इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना है और सबको मिलकर लड़ना है, ये आपने कहा, और आप विरोधी भी आपके साथ है इस मामले में कि लड़ना तो है। मैं जानना चाहता हूं कि हम कितनी जल्दी ये देखें कि राहत का पैकेज आएगा, क्योंकि 17 तारीख तक का लॉकडाउन है, उससे पहले आपको कुछ ना कुछ करना होगा। देखिए, मैं आपको इतना ही कहूंगा कि जल्द से जल्द आएगा, क्योंकि इसकी घोषणा वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के लेवल पर ही फाइनल निर्णय होगा, और निश्चित रूप से मैं भी उम्मीद कर रहा हूं कि वो जल्द से जल्द आएगा। इतना ही मैं कह सकता हूं, इससे ज्यादा तो मैं नहीं कह सकता। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। और हम उम्मीद करते हैं कि आप जैसे मंत्री जो देश की अर्थव्यवस्था को न केवल रफ्तार देंगे बल्कि आधार भी देते हैं। आपके पास एमएसएमई जैसे मंत्रालय हैं, आपके पास सड़क एवं परिवहन जैसे मंत्रालय हैं, जिसपे हमारी अर्थव्यवस्था फर्राटे से दौड़ पाएगी, क्योंकि आने वाला समय बहुत चुनौतीपूर्ण है। तो अगर आपकी सड़कें मजबूत होंगी तो देश मजबूती से चल पाएगा। बहुत शुक्रिया नितिन जी, हमसे बातचीत करने के लिए। नमस्कार। तो आपने सुना देश के